अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पेराचा। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रात अड्डा प्लॉट पर खड़ा होकर आइंदा के प्लॉट का ऐलान कर दिया। जी हां, वो मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। रात गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जवाबी वार किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोदी भी इस्लामाबाद को बंद करना चाहते हैं और इमरान खान भी इस्लामाबाद को बंद करना चाहते हैं। मोदी भी सी पैक के खिलाफ हैं और इमरान खान भी सी पैक के खिलाफ हैं। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शो तो बहुत अच्छा था लेकिन वक्त गलत था, जगह गलत थी। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे मौजूद है। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। मेरे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खान खोसा साहब। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, टेलीफोन लाइन पर हमने जहमत दी है पीटीआई के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बेग साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगा। इमरान खान ने रात को इस्लामाबाद बंद करने की धमकी दी। आज इस्लामाबाद में जल्जला आ गया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान जोल्ट में आ गया। क्या हुक्मरानों को भी कुछ महसूस हुआ इस ऐलान के बाद? जोड़ तो पराचा साहब आज दोपहर को आया, कल नहीं आया था जी। आज की बात कर रहा हूँ। और लेकिन रेजोनेंस बरकरार थी इस्लामाबाद बंद करने की। हमें तो कोई ट्रेमर्स आए नहीं। एनी हाउ, कमिंग बैक टू मिस्टर इमरान खान्स एड्रेस लास्ट नाइट, शो अच्छा था। आई मीन वन हैज टू एडमिट, साइजेबल गुड क्राउड। और मैं ये समझता हूँ कि दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट द गवर्नमेंट needs to take him seriously. ये जो कुछ भी बात हुई है जहाँ तक पनामा लीक्स का तल्लक है, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं वो गालिबन एडवाइस सही नहीं कर रहे। दिस इज़ माय थिंकिंग। एज अ लीगर आप कह रहे हैं कि एडवाइज़र सही एडवाइस नहीं दे रहे। सही मियाँ साहब को एडवाइस सही नहीं कर रहे। और अपेरेंटली ये वही लीगल एडवाइज़र है जिसने मुशर्रफ को भी एडवाइस किया था और वो दलदल में फंस गया था। लॉ मिनिस्टर की बात आप छोड़ दें, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। जो कनेक्शन बनता है हमें समझ तो आया। लेट्स गो फर्दर साहब, हमें समझ तो आया पराचा। लेट्स गो फॉरवर्ड। जो मैंने कहना था आपको कह दिया, तो मैं ये सही समझ आई है। अब आप समझे, पब्लिक समझे, जो भी समझे, बट अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप समझ गए होंगे जो मेरा इशारा किधर है। पॉइंट कहने का ये है कि मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब विथ ऑल हिज सिंसियरिटी, ही इज़ अ वंडरफुल मैन पर्सनली, मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, नेशन को एड्रेस तो सारा एतराज रात को मियां साहब पे आया ना। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। उन्होंने कहा कि आई एम अवेलेबल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सो इज माई फैमिली, ये उन्होंने कहा है और सब खुश हुए। बट मैं ये समझता हूँ ये जो हमारे तबलची हैं, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बिकॉज आई एम वेरी अपसेट बिकॉज दे ब्रॉट द गवर्नमेंट टू दिस पॉइंट वेयर इमरान खान जो कुछ रात को कहा और कई दफा उसने कह चुका और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं। मैं ये समझता हूँ अभी भी हमें ये चाहिए कि किसी किस्म की कोई कमीशन बनाएं, कोई कुछ करें। और आई थिंक वी शुड बी क्वाइट ओपन एज फार एज terms of reference is concerned. Prime Minister is very open. He said, ठीक है, मेरी फैमिली को भी आप इन्वेस्टिगेट करें, there's no issue, he is ready. But ये जो बीच में तबलची लोग हैं ना, they give wrong information and therefore I feel that the Prime Minister has to call for a CWC की एक मीटिंग बुलाएं, Central Working Committee of the party, और मैं ये समझता हूँ एक कलेक्टिव विजडम से आगे चले। अदरवाइज ये जो आगे पीछे जो एडवाइजर्स हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग एनी गुड टू द प्राइम मिनिस्टर। साहब, अगर वजीर आजम उनको जो हुक्म देंगे वो तो वही मानेंगे। खोसा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हम बात कर रहे हैं इमरान खान के जलसे अड्डा प्लॉट पर, उनकी तकरीर पर इस्लामाबाद को बंद करने के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि शो तो बहुत अच्छा था। वो बेग साहब भी कह रहे हैं बहुत अच्छा शो था, लेकिन कहते हैं वक्त और जगह गलत थी।
یہ وقت غلط کیوں تھا, جگہ غلط کیوں تھی؟ دیکھیں بات انہوں نے ایک یعنی علامتی طور پر صحیح کہی کہ اس وقت ہندوستان جو جنگجوانہ ایک ایسا اس پر سوار ہے, اور مودی کے ہاتھ تو 5,000 مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے گجرات میں ہیں, اور اب جو کچھ کشمیر میں کرتے جا رہے ہیں وہ, اور پھر جو انہوں نے بنگلہ دیش میں جا کر کہا کہ ہاں ہندوستان نے ہی پاکستان کو دولخت کیا تھا اور ہم نے مکتی بانی. تو یہ محترم نواز شریف صاحب اگر یونائٹڈ نیشنز میں یہ چیزیں اجاگر کر کے اس کو بین الاقوامی مجرم کے طور پر کٹہرے میں کھڑا کرتے مودی کو, تو میرے خیال میں آج یہ آن سلاٹ ہمارے اوپر نہ ہوتی. اس لیے جو انہوں نے بات کی بلاول بھٹو صاحب نے یہ درست ہے, لیکن having said that, پاکستان کے عوام نے واضح طور پر لاہور میں نواز شریف کے گھر کے سامنے اتنا بڑا اجتماع کر کے یہ واضح اعلان کر دیا کہ محترم نواز شریف صاحب اب یہ جو چور خانوادہ ہے یہ پاکستان کو حکمرانی کے لائق نہیں ہے, اور محترم نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے, اور یہ کمیشن جو ہے بالکل بننا چاہیے. میں انور بیگ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مراسی اور ثنا خان جن کو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. جو بھی یہ ٹیلی ویژن پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے ہم نہیں بننے دیں گے, نواز شریف کا نہیں آنے دیں گے, احتساب نہیں ہونے دیں گے, ٹی او آرز نہیں بننے دیں گے, یہ یقیناً نواز شریف کے دوست نہیں ہو سکتے. اگر وزیر اعظم اپنے جو جن کو تبلچی کہہ رہے ہیں یا آپ بھی کچھ ٹرمز یوز کر رہے ہیں, اگر وزیر اعظم وہ ان کے ہیڈ ہیں, وہ سربراہ ہیں, وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, وزیر اعظم ان کو ہدایت کریں تو وہ کیسے اس ہدایت کو وہ نو کر سکتے ہیں؟ وہ تو کٹھے مل کے چل رہے ہیں. چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں جو انور بیگ صاحب کہہ رہے ہیں, اگرچہ جو بات آپ کر رہے ہیں میرے ذہن میں کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ نواز شریف خود چونکہ فیس نہیں کر سکتے. میں تو خود وکیل ہوں اور میں خود سائل پٹیشنر بھی ہوں, جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے خلاف جو نااہلی کی ہماری درخواست اب بھی 10 تاریخ کو 10 اکتوبر کو لگی ہوئی ہے, اور وہ جواب دینے سے احتراز کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, جس کا میں نے برملا اظہار کیا کہ یہ جواب 10 کو بھی نہیں دیں گے, اس لیے کہ جواب ان سے بن پا سکتا ہی نہیں ہے. اتنی واضح شواہد اور اتنا واضح ثبوت ہے کہ یہ جو ہے اس چوری سے جو پاکستان کی دھرتی ماں کو لوٹ کر جو یہ دولت انہوں نے باہر سٹیش کی ہے اور آف شور کمپنیز بنائی ہیں, اور جو انہوں نے پارک لین ویو کے جو ہے لگژری سوٹس خریدے ہیں, فلیٹس خریدے ہیں, اور جو ون ہائٹ پارک انہوں نے خریدا ہے, اور جو کچھ انہوں نے باہر دولت لے گئے ہیں جس انداز سے لے گئے ہیں, اس کا کوئی ان کے پاس جواز ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ٹریل آف منی صرف بتا دیں ہم ان کو سلام کریں گے. لیکن سردار صاحب ادھر ہی رہی, ادھر میں قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا. قریشی صاحب, رات کو تقریر کی عمران خان نے, آپ نے بھی بڑی اچھی تقریر کی, آپ کے اور لیڈر بھی تھے, پھر رانا ثناء اللہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مودی بھی اسلام آباد بند کرنا چاہتا ہے اور عمران خان بھی بند کرنا چاہتے ہیں, مودی بھی اس کے خلاف ہے سی پیک کے اور عمران خان بھی خلاف ہے. کیا واقعی مودی اور عمران خان ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ راج صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی مساعدت سے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو کل ہماری قوم پر تشریف لائے اور اس جلسے کو, رائے ونڈ جلسے کو ایک تاریخی اہمیت مل گئی. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ لوگوں کو پیناما کے ایشو میں دلچسپی نہیں رہی, لوگ اس کو پبلک انٹرسٹ کا ایشو نہیں سمجھتے. کل کے اجتماع نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے لوگ احتساب کے عمل کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ اس مسئلے کو اہمیت کل بھی دے رہے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں, اور انہوں نے کل یہ ثابت کر دیا. اگلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو بند کرنے کا جو اعلان ہے, دیکھیے یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت نہ آتی اگر نواز شریف صاحب اور ان کے رفقا اپوزیشن کی مشترکہ درخواست تھی اس کو مان لیتے اور ایک فعال جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا دیتے جو معاملے کی چھان بین کر لیتا. انہیں صفائی کا موقع مل جاتا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپوزیشن نے ہر حربہ استعمال کیا. الیکشن کمیشن کے سامنے ہم گئے, سپریم کورٹ کے سامنے ہم گئے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں ہم گئے,
हर फोरम पर हमने इशू को उठाया, लेकिन हुकूमत ने उसको अहमियत ना दी, चुनाचे हमें अवाम के सामने जाना पड़ा। अब आखिरी बात ये है कि सी पैक के हम खिलाफ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सी पैक की अहमियत को हम उतना ही समझते हैं जितना नवाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत समझती है। इस मुल्क से हमें भी प्यार है, इस मुल्क की तरक्की में हम दिलचस्पी रखते हैं। हम क्यों खुदा न खास्ता सी पैक के रास्ते में रुकावट, ये मनफी प्रोपेगेंडा से। देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं परासर साहब कि इस नवाज शरीफ हुकूमत साहब की और मोदी हुकूमत की मुश्तरका कोशिश थी कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाए कि मोदी सरकार जो कश्मीर का इशू है उससे अटेंशन डाइवर्ट कर सके और नवाज शरीफ की सरकार जो रायविंड का मार्च है उससे डाइवर्शन हटा सके। तो बहुत से लोगों ने, एतजाज एहसन साहब ने भी, जो पीपल्स पार्टी के एक सीनियर कायदे इख्तलाफ है सेनेट में, उन्होंने भी इस पर एक इशारा किया है कि शायद दोनों सरकारें मिली हुई थी, आपकी हमारा अपनी उस क्या सरकार राय से है? कोई ताल्लुक नहीं आपकी है। कुरैशी साहब, आपकी अपनी क्या राय है, ताकि फिर मैं ब्रेक पे चला जाऊं? देखिए, मैं क्या सराइयों का कायल नहीं हूं, लेकिन मुझे एक थोड़ा ताज्जुब ये होता है कि जब भी पीटीआई कोई ऐसा बड़ा शो करना चाहती है तो कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दी का खतरा है, कब इनको इत्तला मिल गई कि रॉ जो है वो तकरीबकारी करना चाहती है और लाहौर में कोई ना कोई नाखुशगवार वाकया होगा, तो लोगों को डराने का, उनके अंदर उनको मुतजलजल करने की जितनी कोशिश कर सकती थी हुकूमत ने की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। बहुत शुक्रिया। इसी नुक्ते पर रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तीनों मेहमानों में ये इत्तफाक है, इंक्लूडिंग सेनेटर अनवर बेग, जिनका नून लीग से ताल्लुक है, कि तहकीकात होनी चाहिए। अब तहकीकात इदारों के जरिए होगी, इमरान खान भी यही कह रहे थे। जरा इस नुक्ते पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रूबरू प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से, स्पेशली इमरान खान के अड्डा प्लॉट पर किए गए ऐलानात पर। खोसा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इमरान खान ने भी बात की कि इदारे तहकीकात करते हैं, उन्होंने इदारों को करप्ट कहा, उन्होंने कहा कि इदारे कुछ सरबराहान के बारे में नाम लेकर कहा कि वो ज़मीर फरोश हैं। जब तहकीकात होंगी, हर कोई ज़ाहिर कानून के मुताबिक चलेगा और कानून के मुताबिक तहकीकात इदारे ही करेंगे। आप तो खुद कानूनदान हैं, अगर इदारे करप्ट हैं, उनके सरबराह करप्ट हैं, तो फिर तहकीकात कैसे होंगी? इमरान खान तो कह रहे हैं कि बॉल अब इदारों की कोर्ट में है। राजा साहब, ये तवाफुल आरफाना जाने दें। आपको भी पता है कि इदारे जो हैं, माशाअल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने इनको खरीद रखा है और अपने थंब के नीचे अपने ज़ेर नगीं किया है। ब्लू आइड लोगों को जो है उन इदारों का सरबराह बनाया है और टोटल इन्होंने हाईजैक करके अपनी जेब में डाले हुए हैं। देखिए, हम जो मांग रहे हैं और इनको करना पड़ेगा, ऑप्शंस, नवाज शरीफ हैज लॉस्ट ऑल ऑप्शंस। इसके पास कोई अब ऑप्शन और नहीं रह गया सिवाय इसके कि TORs जो हमने बिल दिया है ऑपोजिशन ने, वो कंबाइंड दिया है। हमने जो एतजाज आसम साहब ने दिया है उसमें PTI शामिल है, उसमें जमात इस्लामी शामिल है, उसमें सारी ऑपोजिशन हमारी जमातें जो है वो मुश्तरका लाए अमल से वो बिल पेश किया गया है और उस बिल के अंदर जो है वो TORs को मानना पड़ेगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी जो है वो कमीशन बनेगा और उनको पूरा अख्तियार होगा और उस रिपोर्ट पर जो आएगी हुकूमत उसकी पाबंद होगी कि उस पर अमल करे। मैं एक कदम आगे जाऊंगा और मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन भी यकीनन इस पर गौर करेगी कि अब ये पहला स्टेप ये भी ले ले ऑपोजिशन के, नवाज शरीफ स्टेप डाउन कर जाए ताकि इनके होते हुए जो ये काम करते हैं वो न कर पाए। क्योंकि जब ये होते हैं तो ये अदारों पर हमला कर देते हैं, ये चमक की रीत इन्होंने पैदा करके खरीदो फरोख्त करते हैं, ये इतना कुछ करते हैं कि आपकी सोच से बाहर है। इस वक्त इन्होंने 6 महीने अब पार्लियामेंट को इन्होंने यरगमाल बनाकर बिल्कुल बेकार कर दिया। उसी पार्लियामेंट में सरदार साहब, उसी पार्लियामेंट में आपने बिल पेश किया है, आपकी अक्सरियत है, चेयरमैन आपके हैं, और इलेक्शन कमीशन में जिस दिन अभी आप तशरीफ लाए थे, आपने कहा कि हुकूमत टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रही है,
قانون میں تو یہ چیزیں ہیں, اور صرف نواز لیگ تو نہیں چھپ رہی, وہی ایک آرگومنٹ اپوزیشن کے بارے میں بھی کہا گیا, اسی دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کی بات کی گئی. دیکھیں راجہ صاحب, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے, سزا نہیں دے سکتی ہے. سزا دینے کے لیے یقیناً سپریم کورٹ یا تو وہ جو ہے اپنی رپورٹ میں یہ کہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کر کے کیفر کردار تک پہنچائے, کیونکہ ہماری نظر میں انہوں نے بہت سارے قوانین کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے, ان میں سے چند سارے نہیں. عمران خان صاحب نے بھی کل جو ہے اپنی تقریر میں ان کا احاطہ کیا ہے, اور اتنے سارے پاکستان کے اگر قوانین کو انہوں نے جو ہے پامال کیا ہے وہ قابل مواخذہ اور قابل سزا ہیں. اگر دوسرے لوگوں کو سزا مل سکتی ہے تو یہ سلیکٹیو جسٹس نہیں چلے گی. سردار صاحب سلیکٹیو جسٹس والی, بیگ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اداروں کے سربراہ بنائے گئے, ایف بی آر کا عمران خان نے نام لیا, 25 کروڑ کی بھی بات ہوئی. جب نام لے کے بات کر رہے ہیں, اگر وہ کرپٹ نہیں ہیں, عمران خان نے کہا ضمیر فروش ہیں, اگر وہ باضمیر ہیں, تو اتنی بڑی بات ہوئی, حد کے عزت کا دعویٰ کر دیتے جا کر. عدالتیں کھڑی ہیں, انصاف تو مل رہا ہے وہاں پر. دیکھیں کھوسا صاحب کہہ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں. خیر سٹیپ ڈاؤن کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہی از ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر, اور اگر ان کو سٹیپ ڈاؤن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے پارلیمنٹ کے اندر, یس اس بات پہ میں ایگری کروں گا. آئی مے ڈیفر وتھ سم آف مائی کولیگز ان مائی پارٹی کہ یہ جو کمیشن ہے, آئی پرسنلی فیل کہ سپریم کورٹ کو ہدایت دے دینی چاہیے کہ ایک کمیشن 3, 4, 5 جو بھی چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھے بنائے, اینڈ لیٹ the TORs be decided and drafted by the Supreme Court. ہم سے سجیشن لے لیں, اپوزیشن سے سجیشن لے لیں, اور اپنی TOR بنائیں اپنی مرضی کا, and investigate the case. عمران خان نے تو کل کہا نا کہ سو موٹو نوٹس لیں, پہلے تو لیا جاتا تھا 5 سال پیپلز پارٹی کے روزانہ سو موٹو نوٹس ہوتا تھا. اس پہ I don't want to comment because وہ تو چیف جسٹس صاحب کی سوابدید پہ ہے. I don't want to comment on that, but میں یہ سمجھتا ہوں کہ we have to diffuse this situation. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں پراچا صاحب, بورڈر ایک سیکنڈ بورڈر کے اوپر ہماری بڑی سیریس ٹینشنز چل رہی ہیں. کوئی پتہ نہیں یہ ٹینشن کس رخ میں بدل جائے, اینڈ اٹ کین بی ویری ڈینجرس فار دا کنٹری. یہاں پہ ہم انٹرنل ڈرفٹ ہماری ہے, انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایکسٹرنل تھریٹ اور انٹرنل ٹرموائل, آئی تھنک دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈیفیوز دا سچویشن, بٹ ون آن دی بارڈر, اینڈ ٹو جو ہمارا انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں, اور یہ جو پاناما لیکس پہ جو بات ہو رہی ہے جس پہ اتنا شور مچا ہوا ہے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو کم ٹو سم لاجیکل کنکلوژن. ادروائز یہ جو چیز ہے یہ لنگر آن ہوتی جائے گی رائٹ اپ ٹو ایک سیکنڈ, رائٹ اپ ٹو دی الیکشنز. لاجیکل کنکلوژن کیسے ہوگا؟ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کریں, آپ کہتے ہیں لے آئیں نو کانفیڈنس, کمیشن بن نہیں رہا, تحقیقات ہو نہیں رہی. Why should he step down? That's out of question. ہاں کمیشن انکوائری ہونی چاہیے, اور سب not only the prime minister's family but the entire lot, جو بھی پیناما لیگز میں جو پاکستانی فیملیز یا پولیٹیشنز آئیں سب کی ہو, اور it should also include Mr. آصف علی زرداری's properties outside. ماشاءاللہ ان کی بھی پراپرٹیز اگر کوئی لسٹ نکال کے دیکھے وہ بھی A to Z تک کی ہیں, اتنی ہیں کہ آپ سوچ کے بھی پاگل ہو جائیں گے. تو ان کو بھی لائیں نا اس دائرے کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اگر کمیشن بنتا ہے اس میں آصف زرداری صاحب بھی آئیں, سارے لوگ آئیں, جتنے لوگ ہیں جن کے باہر پراپرٹیز ہیں پولیٹیشنز کی, اور ایک فلیٹ نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ پیلسز ہیں لوگوں کے وہاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے, ایک انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو کرپشن کا ایلیمنٹ ملک کے اندر ہے اس سے پاک ہونا چاہیے. قریشی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سپریم کورٹ نے ایک اچھا آرڈر کیا, عمران خان بھی تعریف کر رہے تھے, تو سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی جو بیگ صاحب بات کر رہے ہیں, اگر سپریم کورٹ پر ہی چھوڑ دیا جائے اور پھر صرف ایک شخص کو, ایک فیملی کو کیوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پاکستانیز ہیں جن کا پاناما میں بھی نام آیا ہے, جن کی پراپرٹیز باہر ہیں, وہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, کھوسا صاحب بھی سن رہے ہیں ان کی بات. براجا صاحب, ہم نے تو ہمیشہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم نے پک اینڈ چوز کی تو بات کبھی کی نہیں.
हमने ये तो नहीं कहा कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाए, हमने तो कहा है सबके साथ यकसा बर्ताव किया जाए, लेकिन एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए पीटीआई क्या कह रही है? पीटीआई कह रही है कि जब पैनामा के इंकशाफात हुए तो बहुत से कवानीन तोड़े गए। अब हमारे मुल्क में इदारे मौजूद हैं, उन इदारों को हरकत में आना चाहिए था और इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जो हमारे इदारे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो हुकूमत वक्त के खिलाफ और सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी करना आसान नहीं है। आप जानते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसी रिवायात अभी नहीं आई जो कि डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में आ चुकी हैं, तो इसलिए वो बेबस दिखाई दिए। अब रह गई बात सुप्रीम कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने एक पिटीशन दाखिल की हुई है इस उम्मीद से कि वो एक इदारा है जहां इंसाफ की लोग इंसाफ की तवक्को से जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमारी पिटीशन को सुनेंगे और इस मामले को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम एहतसाब के अमल को आगे बढ़ा सके और इस मुल्क में करप्ट निजाम को और करप्ट सियासतदान को किसी तरफ लगाया जाए, वरना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। जी कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा। नादरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अनवर बेग साहब ने 2 बुनियादी नुकात उठाए हैं। एक तो दीगर अपोजिशन को भी इंसाफ के कटहरे में लाने की बात की है, और फिर इंडिया का भी रेफरेंस दिया है कि इतनी ज्यादा टेंशन हैं बॉर्डर पर। इन नुकात पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रूबरू प्रोग्राम में हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं। खोसा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। बेग साहब ने जो बात की, आज बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट में भी यही बात थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुल्क को हमेशा पहले देखती है। अब बेग साहब कह रहे हैं कि टेंशन है उसको पहले डिफ्यूज करना चाहिए, इंटरनल टेंशन को भी डिफ्यूज करना चाहिए और बाकी अपोजिशन को भी लाना चाहिए इंसाफ के कटहरे में। आप सुन रहे हैं उनकी बात? देखिए सुनी भी है और पूरी तरह से इत्तेफाक भी करता हूं। देखें जहां तक ताल्लुक है हमारा इंडिया के साथ डिफ्यूज का, वो जब से हम पैदा हुए हैं, यानी जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात इसी तरह अप्स एंड डाउन्स में रहे हैं। तो इसका मतलब है, और शायद पता नहीं साल हा साल और कितनी और साल इसी तरह हम टेंशन में रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो भी करप्शन इस मुल्क में और जो भी और मसाइल हो, हम सारे इस बिना पर उनको जो है अंडर द कार्पेट रख दें कि जी हमारी बॉर्डर पे टेंशन चल रही है। देखिए ये बात अवाम को इसका बाबर कराया गया, बार बार कराया गया और सारी दुनिया में कहा गया, लेकिन अवाम आई, अवाम ने कहा कि हम हिंदुस्तान और मोदी के साथ तो बिल्कुल एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम करप्शन के जो नासूर है, जो कैंसर है, ये करप्शन सबसे बड़ी दहशतगर्दी है और इसके जब तक इसका कला कमान नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अवाम की फलाह जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी थी और भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का तस्वर दिया था, ये देखिए इस्तेहसाली निजाम इस तरह नहीं चलेगा। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने आज हर पैदा होने वाले बच्चे को 1.25 लाख रुपए मकरूज करके हमारी नस्लें अदा करेंगी, ये अपनी तिजोरियां भरते चले जा रहे हैं। सो इसलिए ये ऐसा काम नहीं हो पाएगा पाकिस्तान में, ये मैसेज पाकिस्तान के अवाम ने दिया है, इसमें कोई नहीं है। दूसरा आपका अनवर बेग साहब का, यस रूथलेस होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन बातें करते हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की, अरे बाबा 11.5 साल जेल में रहे हैं, उम्र कैद सजा हो जाती है, और उसके बाद अवाम ने मुस्तरद करके उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया और उनके खिलाफ नवाज शरीफ ने रेफरेंसेस किए इन्हीं चीजों के, प्रॉपर्टीज के और एसेट्स के, और वो सारों में बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं। अरे बाबा 17 साल से हम केस भुगत रहे हैं, अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बारी आई है तो क्यों चीखना शुरू कर दिया है? अरे भुगतने तो दें, जरा सामने तो आए, कटहरे में तो आए, फेस तो करें प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल रूथलेस और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं कुरैशी साहब को ले लूं। कुरैशी साहब, भारतीय जारियत के खिलाफ
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्लिमानी रहनुमाओं की APC बुलाई है और अच्छी बात है, PTI की तरफ से आप तशरीफ ला रहे हैं, आप वज़ीर खारजा हैं, इन चीज़ों को अच्छा समझते हैं। बट एक वज़ीर आज़म जिसको 2 दिन पहले करप्ट तरीन कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है, उनके इनिशिएटिव पे जाना, फिर उनकी बात सुनना। देखिए डॉक्टर साहब, ये आप तजादात है। ये पहली बात तो ये है कि एक तरफ तकाजा किया जा रहा है कि मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं, इस पे हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो उस पर तनकीद की जा रही है। मैं तो आपकी राय ले रहा हूं, मैं तनकीद या तारीफ से हट के मैं अर्ज करूं। देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक हमारे मुल्की मामलात हैं, पैनामा का इशू हमने 6 माह से उठाया हुआ है, और ये कोई रातों रात हमने घड़ा नहीं है, और अगर हुकूमत चाहती तो इसका हल निकल चुका होता, लेकिन हुकूमत ले तो लाल से काम दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हिंदुस्तान की और बॉर्डर सिचुएशन, जो अब वहां सिचुएशन टेंशन एस्केलेट कर रही है, जहां तक उनका ताल्लुक है, वहां हमने गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाया। आप देखें, जब वजीर आजम ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया, तो मैंने ईमानदारी से उस खिताब को बैलेंस, कॉम्प्रिहेंसिव समझा, और मैंने इसकी तारीफ की। अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद जब वो एक इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे हैं, कश्मीरियों की वकालत कर रहे हैं, तो मैंने उनकी तायीद की है, हिमायत की उसकी। लेकिन हमारे शदीद इख्तलाफात के बावजूद जब उन्होंने बुलाया, तो कल हमने इस पर मशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए। हमने उन पर बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कड़ी तनकीद की, लेकिन कौमी तकाजा है और जो इंटरनेशनल मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये है कि हिंदुस्तान के मामले पर और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पर अपनी जात और अपने इख्तलाफात से बालातर होकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के सिपाहियों की खातिर जो हमारे दिफा के लिए जाने दे रहे हैं, और हिंदुस्तान को एक क्लियर मैसेज देने के लिए कि अगर उनने हमारी तरफ मैली आंख उठाई तो हमारे 100 इख्तलाफात हों, उनके मामले पर हम सब मुत्तफिक होंगे। सब इकट्ठे हैं। वेल सेड। बेग साहब, आप यहाँ सफीरों से भी मिलते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, आपका एक सर्कल है इस्लामाबाद में। ये जो मोदी तनहा करने वाली बात करता है दुनिया में पाकिस्तान को, और जहां अंदर भी हमारे टेंशन है, जैसे आप खुद कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीजों को? क्या करना चाहिए? APC हो रही है मंडे को। देखें पराचा साहब, आज कोई 3 साल हो गए हैं, इंडिया ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे जिस तरीके का हल्ला मचाया हुआ है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चावल, लेदर गारमेंट्स, कॉटन गारमेंट्स, जो हमारी मेन एक्सपोर्ट्स हैं, जी हाँ, उन्होंने दबा के एक्सपोर्ट किया, अंडरकट किया जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं। आप देखें, आप ही के अखबार में, बिजनेस रिकॉर्डर में हर दूसरे दिन एप्टमा की बड़ी बड़ी इश्तिहारात आते हैं, अपील करते हैं गवर्नमेंट को रिलीफ के लिए। उन्होंने बड़ा सिस्टमैटिकली आपकी एक्सपोर्ट्स को फारिग कर दिया है। तो एक सेकंड ठहरें, एक सेकंड। जब उन्होंने ये देखा कि एक्सपोर्ट्स के बाद उन्होंने दूसरा अटैक किया पाकिस्तानी मैन पावर का, जो GCC कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज के अंदर जो हमारी वर्कफोर्स जाती है, वहां से हमारी होम रेमिटेंसेस कोई तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर है साल की। मोदी फर्स्ट टाइम इन 30 years visited Dubai, Qatar and Saudi Arabia and he has made agreements for manpower export. फिर हमारे मैन पावर पे, कुवैत पे बैन है 15 साल से, और इंडिया पूरा रोल प्ले कर रहा है कि वो बैन कंटिन्यू हो। हमें वहां से भी स्क्वीज किया जा रहा है, तो बेसिकली वो हमको इकोनॉमिकली चोक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो आपकी है, जो आप 3 साल से कह रहे हैं, 3 साल से आपकी पार्टी की हुकूमत है, आपके कोलीग्स मैनेजर्स हैं, आपके कोलीग्स इकोनॉमी चला रहे हैं, आपके कोलीग्स ट्रेड मिनिस्ट्री चाह रहे हैं, गिला आप फिर हमसे कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो अपने कोलीग्स को कहता भी हूं, मैसेजेस भी भेजें, लेटर्स भी लिखें। आई एम डूइंग माई जॉब, इट इज नाउ फॉर द गवर्नमेंट इन पावर, जो मेरे दोस्त लगे हुए कि वो इसको
کس طریقے سے لیتے ہیں. بٹ آئی ہیو ڈن مائی جاب, آئی ہیو ریٹن ٹو دا گورنمنٹ, آئی ہیو ریٹن ٹو دا پرائم منسٹر وین آئی واز ان دا BISP, ایون ادروائز میں نے ان کو پیچھے سے بھی ڈاکٹر صاحب کو بھی میسج دیا, سب کو میسج دے رہا ہوں. یہ فیصلہ گورنمنٹ کا ہے, بٹ انڈیا از ایٹ ورک اینڈ دے آر چوکنگ اس اکنامکلی. بہت شکریہ سینیٹر انور بیگ صاحب, آپ تشریف لے آئے. سردار لطیف خان کھوسا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ, آپ ٹریول کر رہے تھے لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.